नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद ने 28 जुलाई को किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक यानी जुवेनाइल जस्टिस केयर इन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 को पारित कर दिया है। इसमें बच्चों की देखभाल और गोद लेने से जुड़े मामलों में जिलाधिकारियों और अपर जिलाधिकारियों की भूमिका बढ़ाने का प्रावधान है। इस विधेयक को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में पेश किया था। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह विधेयक बच्चों के हितों की रक्षा के लिए लाया गया है और आगामी पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया। लोकसभा से यह विधेयक मार्च 2021 में पारित किया गया था, जिसे बुधवार को राज्यसभा की भी मंजूरी मिल गई। इसके जरिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया है। विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों में जेजे अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के मुद्दे के लिए जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है, ताकि ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सके और जवाबदेही भी तय की जा सके। जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम के तहत और अधिक अधिकार देते हुए कानून के सुचारू क्रियान्वयन का भी अधिकार दिया गया है, जिससे संकट की स्थिति में बच्चों के पक्ष में समन्वित प्रयास किए जा सके। विधेयक में अपराधों की श्रेणी को लेकर भी नए प्रावधान हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि संशोधन विधेयक में बच्चों से जुड़े मामलों का तेजी से निस्तारण सुनिश्चित हो, जवाबदेही बढ़े। जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को ज्यादा शक्तियां देकर इसलिए सशक्त बनाया गया है। इस संशोधन विधेयक का लक्ष्य यह है कि हम सतर्क रहें ताकि प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से बच्चों का संरक्षण किया जा सके। साथ ही ये कोशिश की गई है कि बच्चों का जो संरक्षण है उसके ढांचे को जिलावार और प्रदेशवार एक तरह से मजबूत बनाने के उपाय किए गए हैं। देश देशांतर में आज हम जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 और इसके प्रावधानों की बात करेंगे। चर्चा में जानेंगे कि कैसे विधेयक के जरिए लाए गए संशोधन बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, उनसे जुड़े मामलों के तेजी से निस्तारण सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम साबित होंगे। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं इंदिवर पांडे, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। साथ ही मेरे साथ हैं यशवंत जैन जी, जो कि मेंबर हैं एनसीपीसीआर के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंदिवर पांडे सर, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। मैं समझना चाहूंगी संशोधन विधेयक के जो प्रावधान है आपके नजरिए में किस तरह से वो बच्चों के संरक्षण, उनके अधिकार और साथ ही उनसे जुड़े मामलों में जो जवाबदेही है उसे बढ़ाने को लेकर अहम साबित होंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का अभी तक जो स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हुआ करती थी और इनका पूरे कोऑर्डिनेट करना जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उस जिले के, एवं सीडब्ल्यूसी जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कैसा काम कर रही है उसको भी देखना। परंतु डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का जो हेड था, जो भी ऑफिसर था, ही वाज एट अ वेरी लो लेवल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। तो जहां पे एक से आपके सारे बच्चों का वेलफेयर, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी केयर, ये एक तरफ से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी तरफ से ये देखें कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं हर जिलों में चाइल्ड केयर के, उनका काम सुपरविजन, उन इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज करना उस लेवल पे संभव नहीं था। और बच्चों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं इस तरह के बच्चों के लिए, वो स्कीम्स भी वो उनके लिए संभव नहीं था। तो कुल मिला के ये देखा गया कि उस जगह पे एक जो है, जब हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को आप वहाँ पे उसका ओवरऑल सुपरवाइजरी और मॉनिटरिंग रोल देंगे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में और चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज में, तो एक ओवरऑल पिक्चर आएगी सामने बहुत क्लियर तरीके से, और बच्चों को जो सुविधाएं सरकार के नियम और स्कीम्स के तहत मिलनी है वो सारी की सारी उनको अवेलेबल कराई जाएंगी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ऐतिहासिक अमेंडमेंट है और इससे जितने भी इस तरह के बच्चे हैं जिनको इस तरह की सुरक्षा और केयर की जरूरत है, उनकी देखभाल और अच्छी तरह से की जा सके। बिल्कुल। यशवंत जैन सर, आपकी नज़र में जो अब संशोधन किए गए हैं वो किस तरह से और मजबूती प्रदान करेंगे बच्चों के संरक्षण को लेकर, उनके वेलफेयर को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर? साथ ही मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि जिलाधिकारी को, एडिशनल जो जिला मजिस्ट्रेट है, उन्हें ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं ताकि जो गोद लेने से, खासकर जो गोद लेने से जुड़े मामले हैं उनका तेजी से निपटारा हो और निगरानी से लेकर पूरे तंत्र की ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसमें जब चर्चा हुई और खासकर लोकसभा में जब इस विधेयक पर, संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तब तमाम आंकड़े भी सरकार की तरफ से रखे गए। उन्होंने कहा कि लगभग 1000 मामले हैं जो
लंबित हैं गोद लेने से जुड़े हुए, और जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड है अलग अलग मामलों में, मैं एक एक करके नहीं जाऊंगी, लेकिन लगभग दुगने से भी ज़्यादा समय लग रहा है जो लिया जा रहा है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्लियरेंस के लिए, उनकी तरफ से क्लियरेंस के लिए। तो आपको क्या लग रहा है, ये समय कम हो, जो बोझ ज़्यादा है गोद लेने की प्रक्रिया वो आसान हो, उसमें डीएम को या जिला स्तर पर ज़्यादा अधिकार देकर कितना स्मूथ ये प्रोसेस होगा? देखिए, सबसे पहले मैं इस महत्वपूर्ण संशोधन के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय स्मृति ईरानी जी और महिला बाल विकास मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस संशोधन की आवश्यकता बहुत अरसे से महसूस की जा रही थी। एक तरफ हमारे देश के चिल्ड्रन होम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने माता पिता या गोद की तलाश है, या कोई उनको पालक बन के उनको कोई घर दे दे, उनको माँ बाप बन जाए, ऐसे बच्चों की तलाश है। वैसे बहुत बड़ी संख्या में ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, या बच्चे हैं तो और बच्चों को रख के उनका भविष्य सुधारना चाहते हैं। ये तो अभी तक होता ये था कि इस प्रक्रिया को जुडिशल सिस्टम में डालने के कारण इतना विलंब होता था कि जो बच्चा 2 साल के अंतिम होने के बाद उसकी प्रक्रिया से उसको गोद के लिए जाना चाहिए, वो न्यायालय की प्रक्रिया में उलझ कर रह जाता था। और जो पालक चाहता था पूरे मन से कि बच्चा उसको मिल जाए, उसको कोर्ट में की प्रकरणों के पेशियों में उसका मन इतना खराब हो जाता था। इसलिए एक तरफ बड़ी संख्या में बच्चे प्रतीक्षारत है कि उनको माँ बाप मिले, और माँ बाप को चाहिए कि बच्चा मिले। उसमें जो समय लग रहा था, उसको ये संशोधन दूर करेगा। डीएम को पावर देने से होगा ये कि जो माँ बाप की स्थिति है, जो एक बच्चा सही जगह जा रहा है कि नहीं, इसको जितनी सक्षमता से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देख सकता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास वो पूरी एक प्रकार से अमला होता है, उसके पास बहुत सारे आंख कान नाक होते हैं जिससे वो पालक का पूरा डिटेल पता कर सकता है। तो इस संशोधन से इस प्रक्रिया में बहुत रूप से तेजी आएगी, और ये बहुप्रतीक्षित था, क्योंकि एनसीपीसीआर के सदस्य के नाते बहुत सारे बाल गृहों में हमारा भी जाना हुआ। पता लगा कि बच्चों के एडॉप्शन के लिए प्रकरण कोर्ट में वर्षों से लंबित है, बच्चे वहां परेशान है। और एक बच्चे को यदि कोई माँ बाप मिल जाए, दत्तक मिल जाए, गोद मिल जाए, घर मिल जाए, उससे बढ़िया बच्चों के लिए कुछ हो नहीं सकता। होम उनकी एक बाल गृह का स्थायी व्यवस्था है, और इसमें तेजी आएगी। और पूरे सिस्टम में जो जिलाधीश की या डीएम की या अतिरिक्त जिला कलेक्टर की जो निगरानी होगी, इसके पहले ये होता था कि कोई भी कहीं भी चिल्ड्रन होम खोल लेता था। मैं इस सरकार के इस विषय को भी आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 2000 एक्ट के बाद जो 2015 में महिला बाल विकास ने जो एक्ट लाया है, जिसमें प्रावधान है कि कोई भी अब बगैर पंजीयन के बाल गृह नहीं चला सकता। लेकिन जब ये एक्ट आया, उसके समय हजारों की संख्या में बाल गृह बगैर पंजीयन के चल रहे थे। अब डीएम की जब उसमें सहभागिता होगी कि बगैर पंजीयन के डीएम के बगैर रिकमेंडेशन के कोई होम नहीं चलेगा, तो ये जिला स्तर पर इसकी निगरानी की जा सकेगी कि जो बच्चों की संस्थाएं हैं वो ठीक से काम करे। उसी प्रकार से बाकी तो कुल मिला के ये जो संशोधन बहुप्रतीक्षित था, खासकर एडॉप्शन प्रक्रिया को सरल बनाने का, ये एक प्रकार से बड़ा पुण्य का काम मैं कह सकता हूं कि बच्चों को माँ बाप की गोद मिलेगी और सूनी गोदों को बच्चे मिलेंगे। ये स्मृति ईरानी जी, महिला बाल विकास मंत्रालय और माननीय मोदी जी के अभिनंदन का ये जो विधेयक पास हुआ है, मैं उस अभिनंदन करता हूं उनका। ठीक है। इंदिवर पांडे जी, जब जिसका जिक्र भी यशवंत जैन जी ने भी किया, जो कंडीशन है अगर उस पर आए, गोद लेने की प्रक्रिया थी जिसमें एक तरह से मामले जो थे वो काफ़ी लंबित थे, अदालती प्रक्रिया भी थी, वो तेजी आएगी जैसा आप दोनों ने राय रखा है जब जिलाधिकारी को या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकार ज़्यादा देने के बाद। एक कंडीशन को लेकर भी काफ़ी जो आंकड़े रखे गए वो भी बेहद चिंताजनक थे, और 2015 में बदलाव होने के बाद, 2015 में एक्ट आने के बाद भी जो आंकड़े थे, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि देश भर के 7000 से ज़्यादा जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट किया गया, इसमें कई गंभीर बातें जो थी। 29% ऐसे थे जो जेजे एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर ही नहीं थे, 26% में चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर नहीं थे, 25% यानी 1/4 में बच्चों के नहाने के लिए बेदिंग एरिया नहीं था, 60% में टॉयलेट नहीं था, 15% में सेपरेट बेड नहीं थे, 10% में डाइट प्लान फॉलो नहीं हो रहा था। ये तमाम जो चीजें थी, गंभीर स्थिति चर्चा के दौरान भी सामने आई है। ये पुअर कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे बच्चों के वेलफेयर, उनके अधिकार से जुड़ी हुई है। ये कितना बड़ा चिंता का विषय रहा है, और इस कंडीशन को सुधारने में भी अब आपको लग रहा है जो तमाम संशोधन है वो मदद करेंगे?
जी हाँ, बिल्कुल। एक बहुत बड़ा उद्देश्य इस संशोधन का ये भी था कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में एक स्टैंडर्डाइजेशन लाया जाए, एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क होने चाहिए, जिससे नीचे स्तर पे कोई भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन अपनी फैसिलिटीज को नहीं मेंटेन कर सकता है। तो हम इस पे अब जब ये विधेयक पास हो गया है तो हम इस पे जो है काम करेंगे, और पर्टिकुलरली हम इसमें देखेंगे कि मिनिमम बेंचमार्क, हम पहले क्या होता था कि मतलब वो जिस तरह का भी हो बिना कुछ देखे हुए, बिकॉज ये बहुत एक सिस्टमेटाइज नहीं था पूरा प्रोसेस। अब चूंकि पूरा प्रोसेस एक तरह से सिस्टमेटाइज हो गया है, डीएम खुद जो है इंक्वायरी करेंगे या उनके ऑफिसर्स एक बार इंक्वायरी करके जब पूरी चीजें जो है वो ठीक पाएंगे तभी उसको जो है अलाउ किया जाएगा इस तरह के इंस्टीट्यूशंस चलाने में। तो हम इंश्योर करेंगे कि बेंचमार्किंग होगी, एंड हम ये भी देखेंगे कि बिकॉज ये सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं तो इनको कैसे हम आईएसओ के स्टैंडर्डाइजेशन उसमें ले आए। अभी भी बहुत सारी स्टेट्स, पर्टिकुलरली मैं एमपी का वो करना चाहूंगा, एमपी ने अपने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट को आईएसओ स्टैंडर्ड से वो कराया है, ग्रेडिंग कराई है। हम भी पूरे देश में हम ये पॉलिसी लाएंगे ताकि जो है हर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एक मिनिमम बेंचमार्क में रहे, और बच्चे जो वहां रहे उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। क्योंकि डीएम डिस्ट्रिक्ट का हेड है उनके, और वही उनके पास पूरी सुविधाएं हैं, तो वो इस चीज को अच्छी सी तरह से देख सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि ये जिलों में ये ठीक तरह से स्कीम चले। ठीक है यशवंत जैन सर, मैं चाहूंगी थोड़ा सा जो ये चाइल्ड केयर होम्स के जो एक तरह से स्थिति रही है, पुअर कंडीशन की अगर हम बात करें, ये कितनी बड़ी समस्या रही है और ऐसा क्यों रहा है कि ये लगातार जो चाइल्ड केयर होम्स हैं वहां पर स्थितियां सुधरी नहीं हैं अब तक? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति इस देश में रही है कि जिसको जहां मन आया वो गंदे बच्चों को लाके या बच्चों को गंदा करके होम चलाना, यानी एक प्रकार से बिजनेस लोगों ने बना लिया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो 2000 का एक्ट था किशोर न्याय अधिनियम, उसमें भी इस बात का उल्लेख था कि हर जो बाल गृह होगा वो पंजीकृत होगा। लेकिन कभी किसी भी इस पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा ये ध्यान नहीं दिया गया कि ये संस्थाएं जो देश में बच्चों के लिए काम कर रही है, बाल गृह चला रही है, पंजीकृत है कि नहीं। जब वो पंजीकृत नहीं थी तो उनकी कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं था। एक कमरे में 10-10, 20, अभी एक महीना पहले छत्तीसगढ़ का एक प्रकरण आया कि कोई 20 बच्चों को एक कमरे में रख के बाहर से लाके वो चिल्ड्रन होम शुरू कर दिया। तो इसके पहले और बुरी स्थिति थी। लेकिन इस सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि 2015 का एक्ट जिसने प्रोविजन किया कि एक्ट बनने के 6 महीने के अंदर वो सारे होम को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा जो अनरजिस्टर्ड चल रहे हैं। और आपको जान के ताजुब होगा कि बड़ी संख्या में देश में या तो होम को रजिस्टर्ड किया लोगों ने, या ऐसे फर्जी लोगों को होम बंद करना पड़ा। यानी आज तक आजादी के बाद पहली बार इस इंस्टीट्यूट को व्यवस्थित करने का काम इस माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार, ये महिला बाल विकास ने किया। अन्यथा हजारों की संख्या, 2-4 की संख्या नहीं है, ये हजारों की संख्या में अनऑथराइज्ड होम चल रहे थे। और जब अनऑथराइज चल रहे थे उनको कोई देखने वाला नहीं, बच्चे लाए वहां से सेलिंग करे। अभी झारखंड में कई होम की समस्या है कि वो बच्चे सेलिंग करते हैं। ये प्रतिष्ठित थी, ये ना बच्चों के नाम से एक प्रकार से अपनी छवि बनाने वाली संस्थाओं की पोल हम लोगों ने एनसीपीसीआर के जांच के माध्यम से खोली है। ये एक्ट के माध्यम से, चूंकि एक्ट 2015 में आया न, जो बड़ा एक्ट आया जिसमें पंजीयन का प्रावधान है और पंजीयन नहीं कराने पे सजा का प्रावधान है, 1 लाख रुपए पर महीने जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद स्थितियां ठीक होगी। और अब ये डीएम को देने के बाद और भी चीजें ठीक होगी कि डीएम को 3-3 महीने में अपने जिले के चाइल्ड यूनिट, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले भी जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड यूनिट है उसका चेयरपर्सन कलेक्टर ही होता था, लेकिन देश भर में किसी कलेक्टर को पता नहीं था कि वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड यूनिट का जो है वो चेयरपर्सन होता है। लेकिन इस संशोधन के बाद ये अब उसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हर कलेक्टर 3-3 हर महीने मीटिंग करता है, तो सीडब्ल्यूसी मजबूत होगी, उसमें योग्य लोग आएंगे, उसमें किशोर न्याय बोर्ड में योग्य लोग आएंगे। और जो फर्जी संस्थाएं चल रही है, अगर आज कहीं इक्का दुक्का, एनसीपीसीआर ने महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर बड़ी संख्या में अभियान चलाया था और हमने हजारों की संख्या में होम को रजिस्टर्ड करवाया और अनधिकृत होम को बंद करवाया। तो अब धीरे धीरे, चूंकि वो अभ्यस्त हो चुके हैं, आदतन लोग हैं, एक राज्य का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां आज भी अनधिकृत रूप से बगैर रजिस्ट्रेशन के हजारों संख्या में होम चल रहा है। और जब हमने यहाँ से उनको प्रेशराइज किया कि आप कानून का पालन करो, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि सब
हम सरकार से सुविधा नहीं लेते, इसलिए हम होम का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। जो रजिस्ट्रेशन से बच रहा है, यानी बच्चों को वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहा है जो छुपाना चाहता है। इस स्थितियों को बदलने में ये कानून 2015 का और ये अमेंडमेंट एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि व्यवस्था देश में अनाथालय पहले आपको ध्यान में होगा कि बच्चों को लेके ड्रम बजाते हुए चंदा मांगने निकलते थे। ये सिस्टम वर्षों से रहा है कि बच्चों को लाके उनके चंदा, अपना जीवन उपार्जन करने का लोग माध्यम समझते थे। उस पे रोक लगाने का काम इस दोनों एक्ट 2015 और दो अभी के संशोधन ने किया है। निश्चित तौर पे मानिए कि समय थोड़ा लगेगा, लेकिन जैसे हजारों अनधिकृत संस्थाएं, गलत संस्थाएं बंद हुई है, अब जो संस्थाएं चल रही है वो एक्ट के अनुरूप चले, बच्चों को सुविधाएं दे जो उनका हक है, उनको टॉयलेट मिले, उनको पढ़ने का अवसर मिले, उनको अच्छा स्वस्थ वातावरण मिले। ये कानून में व्यवस्था है, इतने बच्चे पे इतने बेड होंगे, इतने चद्दर होंगे, इतने कमरे होंगे, इतने टॉयलेट होंगे। और ये प्रावधान मैं तो कहता हूं कि मैं पिछले 10 सालों से बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, लेकिन ये 2015 का कानून और ये अमेंडमेंट, हो सकता है इसमें कुछ कमी बेसी होगी, लेकिन ये एक माइलस्टोन बच्चों की व्यवस्था सुधारने में और खासकर एडॉप्शन के माध्यम से बच्चों को माँ बाप की गोद देने में एक सहायक भूमिका ये कानून निभाएगा। तो जो कारण रहे जिनमें बच्चों की दुर्दशा रही, उसके पीछे कानून का मजबूत नहीं होना या सरकारों की इच्छा शक्ति का अभाव रहा। कि होम तो चल रहे थे, एक्ट में लिखा भी था पंजीयन होना है, लेकिन कोई पंजीयन नहीं कराता था, कोई उनको चेक नहीं करता था, कोई जाता नहीं था। लेकिन अब डीएम जाएगा, लोग डीएम को बता पाएंगे, चीजें सुधरेगी। पुनः अभिनंदन इस सरकार का। ठीक है, अब जो थोड़ी बहुत शंकाएं हैं उस पर बात कर लें अगर इंदेवर पांडे जी, तो अगर देखें तो वर्तमान में भी, यानी ये जो संशोधन लाया गया उससे पहले अभी तक भी डीएम के पास ये जिम्मेदारी है कि वो सीडब्ल्यूसी यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जेजेबी यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इनके कामों को रिव्यू कर सकता है। ये उनकी जिम्मेदारी या फिर एक तरह से कहें कि उनका अधिकार रहा है। दूसरी जो बात ये आई है कि पूरी तरह से डीएम को अधिकार दे देना या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको लेके आ जाना, कहीं ना कहीं जुडिशियल डिसीजन की जो है वो अपनी सिग्निफिकेंस होती है और जुडिशियल पावर जो है वो डीएम को देना, इसको लेकर भी तमाम शंकाएं रहीं। और ये भी माना गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपने ज़िले की ही इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो उनको इस तरह से एडिशनल जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, और क्या इस भूमिका को वो सही से निभा पाएंगे। तो आपको लग रहा है ये जो तमाम शंकाएं आती रही हैं इन संशोधन को लेकर, ये कितनी वाजिब हैं और कैसे हम माने कि आगे जो ये प्रोसेस रहेगा वो स्मूथ ही रहेगा? जी, ये शंकाएं काफी हद तक निर्मूल हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि ये किस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अभी तक कहीं भी आप देखें तो उसमें जिला अधिकारी का बहुत क्लियर नहीं था। अगर आप सेक्शन में देखें तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर बोल के डिफाइन था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहीं डिफाइन नहीं किया गया था जेजे एक्ट में। अब इसमें अगर 4 में बहुत क्लियरली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन डिफाइंड एंड हिज रोल हैज बीन क्लियरली लेड आउट, basically in supervising and coordinating the welfare of children who are in such homes. तो ये जब आप clearly define कर देते हैं किसी की authority and responsibility, तो पूरा उसका change हो जाता है। कमेटी का हेड होना एक डिफरेंट चीज है, और जब आपकी वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तब वो एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाती है। डीएम के पास वैसे देखा जाए तो बहुत कमेटीज हैं, पर इसमें चूंकि एक्ट के तहत उनको वो दी गई है पावर्स, स्टैट्यूटरी डायरेक्शंस हैं, तो ही हैज टू मेक श्योर कि ही स्ट्रिक्टली अबाइड्स बाय दिस। एक और चीज कहना चाहूंगा पर्टिकुलरली, जैसे अडॉप्शन के बारे में, अडॉप्शन का जो वो होता है प्रोसेस होता है, इट इज नॉन एडवर्सरियल, मतलब दोनों तरफ से जो बच्चे को गोद ले रहे हैं और जो गोद दे रहे हैं दोनों पार्टी जो है उसमें सहमत है, तो उसके बाद उसमें लंबा प्रोसेस होना नहीं चाहिए। परंतु कोर्ट्स का जो सिस्टम है वो इतना लंबा है कि देखिए आप करीब 1000 के करीब बच्चे जो है 1 साल से जो है बिना एडॉप्शन के इस तरह से होम्स में पड़े हुए थे। बहुत क्लियर इसमें जो है आज तक की जो स्टडीज हैं उसके हिसाब से बच्चों को जब तक एक घर के एम्बियंस में आप रखेंगे तो वो बहुत अच्छा डेवलप करते हैं कंपेयर टू जब आप किसी इस तरह के केयर होम में रखते हैं। तो जितनी जल्दी बच्चों का एडॉप्शन हो जाए उतना अच्छा है। क्योंकि नॉन एडवर्सेरियल नेचर है इसका एडॉप्शन प्रोसेस का, तो ये बहुत शीघ्र ही इसको किया जा सकता है। इसमें मुझे नहीं लगता कि 2-3 हफ्ते से ज्यादा डिले होना चाहिए, और एक बार जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने रिकमेंड कर दिया तो बिल्कुल ही डिले नहीं होना चाहिए कि चाइल्ड इज फ्री फ्रॉम।
तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है। और चूंकि डीएम का स्टैट्यूटरी रोल आ गया है, तो आप देखेंगे परिवर्तन अवश्य होगा और परिवर्तन अच्छे के लिए। यशवंत जी, अब मैं जो दूसरी बातें हैं इस संशोधन विधेयक में उस पर आऊंगी, और इसमें हम एक तरह से देखें तो अपराध की श्रेणियों को लेकर भी जो प्रावधान है उसमें भी बदलाव किया गया है। अगर आप इसके बारे में हमें थोड़ा जी बताएं, जी। क्या प्रावधान है? देखिए, इस संशोधन में जो बच्चों के द्वारा जो अपराध होते हैं जो इंडियन पेनल कोड में भी परिभाषित हैं, ऐसे उसमें गंभीर अपराध की परिभाषा में जो ऐसे अपराध जिनकी सजा अधिकतम 7 साल है और न्यूनतम जिसकी सजा डिसाइड नहीं है, या फिर 7 साल से कम की सजा, इसको गंभीर माना है। यानी अधिकतम 7 साल से अधिक है और न्यूनतम डिसाइड नहीं है या 7 साल है। ऐसे सभी प्रकार के अपराध जो है वो इस किशोर न्याय अधिनियम की दृष्टि से गंभीर अपराध माने जाएंगे। तो वैसी जो 3 से 7 साल की जो अपराध वाले सजा है, ऐसे अपराध जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा होती थी, जो पहले गैर जमानती थी और नॉन कॉग्निजेबल थी, अब जो है वो इसमें इसको थोड़ा सा संशोधन किया है कि जो 3 साल से कम जिस ऐसे वाले अपराध हैं जिसमें सजा 3 साल से कम है, उसको नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय बनाया है और बेलेबल बनाया है। और इसको समझने की दृष्टि से अपन ये कह सकते हैं कि 3 साल से कम की सजा वाले अपराध को कोई अगर में कोई बच्चा फंसता है तो वो नॉन कॉग्निजेबल या बेलेबल है, और 3 साल से 7 साल की सजा वाले जो अपराध होंगे वो नॉन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, यानी संज्ञेय अपराध और जो है गैर जमानती अपराध। ये अमेंडमेंट इसमें किया गया है, यानी गंभीर अपराध को ठीक से परिभाषित इस संशोधन में किया गया है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आते हैं, एक जो पॉइंट उस पूरी चर्चा में उठा था जब इस विधेयक को लेकर चर्चा हो रही थी, खासकर लोकसभा में, यशवंत जैन जी, तब बात उठी थी बजट को लेकर। ये कहा गया कि बजट अभी भी कम है। हालांकि जो आंकड़े दिए गए सरकार की तरफ से, कहा गया कि 2009-10 में 60 करोड़ का बजट एलोकेशन था चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम की दृष्टि से अगर देखें तो, 2011-12 में 270 करोड़, 2013-14 में 300, और अब 2020-21 में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्या आप मानते हैं कि वित्तीय पहलू को अगर हम समझें तो वो अपने आप में काफी है? इसकी दिशा क्या दिख रही है? देखिए, बच्चों को गंभीरता से लेने की शुरुआत माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में प्रारंभ हुई। महिला बाल विकास मंत्रालय ने योजना स्कीम तो बहुत बने, आईसीपीएस योजना यानी एकीकृत बाल संरक्षण इकाई योजना, ये संरक्षण योजना पहले से चल रही, लेकिन योजना तो बना दिया आपने, लेकिन उसके लिए बजट एलोकेट पहले की सरकारों ने नहीं किया। लेकिन इस सरकार ने गंभीरता से ये बजट कई गुना बढ़ा है। तो जो चिल्ड्रन होम है, जो संरक्षण इकाइयां जिले तक काम करती, डीसीपीओ है, इन सब की व्यवस्था के लिए इस सरकार ने पर्याप्त बजट की एलोकेट किया है और इसमें और दिनों दिन वृद्धि हो रही है। तो बच्चों के संरक्षण का जो विषय है, बाकी जो आंगनबाड़ी यहाँ वहां तो बजट जाता है, लेकिन ये जो बच्चे जिनको संरक्षण की जरूरत है, जिनको एक प्रकार से प्रोटेक्शन सरकार की आवश्यकता है, जिनके माँ बाप नहीं है या बड़े दयनीय स्थिति में, इन बच्चों के संरक्षण के लिए बजट बढ़े हैं और सरकार से अपेक्षा है कि इस दिशा में सरकार और बजट में वृद्धि करेगी ताकि इन बच्चों को जिनको संरक्षण की जरूरत है उनको सही रूप से संरक्षित करके देश के अच्छे नागरिक के रूप में उनका विकास किया जाए, उनको जीने के, उनको बढ़ने के, उनकी सहभागिता के, उनके डेवलपमेंट के सारे अधिकार जो भारत का संविधान देता है वो उनको मिले। तो सरकार इस दिशा में मुझको लगता है कि बहुत गंभीर है। पिछले बजट की तुलना, पिछले सरकारों की तुलना में आप करेंगे तो इस सरकार ने बहुत प्रावधान किया है। फिर भी मैं आग्रह करता हूं कि इस दिशा में सरकार बहुत गंभीरता से और जितना बजट है उपलब्ध कराएगी तो बच्चों की स्थिति में और बेहतरी होगी। बिल्कुल। और यशवंत जी, आखिर में मैं आपसे चैलेंजेस को लेकर भी बात करूंगी, क्योंकि आपने बहुत करीब से सब चीज़ें देखी हैं, बाल अधिकारों, उनके संरक्षण से जुड़ी हुई। अभी भी ठीक है, संशोधन विधेयक पास हुआ है और जल्द से जल्द हम इसको ज़मीन पर उतरता भी देखेंगे, एक्ट बनता देखेंगे। क्या बड़े चैलेंजेस, चुनौतियां बाल अधिकार, उनके संरक्षण को लेकर, उनकी देखभाल को लेकर अभी भी आपको देश में दिखाई दे रही है? देखिए, एक तो महत्वपूर्ण बड़ी चुनौती मुझे मेरे अनुभव पे आता है कि एक बहुत संगठित गिरोह जैसा लोग इसमें काम कर रहे हैं, जिनके लिए बच्चा एक वस्तु की तरह है, जिनको बच्चे के माध्यम से अपने संस्थाओं को चलाना है या अपने उद्देश्यों को पूरा करना है। तो इसमें जब तक वेलफेयर का हिस्सा ईमानदारी से नहीं आएगा,
हम बहुत सारे होम विजिट किए जहां पर देश के विरोध में भी चीजें मिली है। बहुत सारे नामी संस्थाओं के बच्चों के होम में भी वहां पे बच्चों के साथ प्रताड़ना और उनके साथ हरासमेंट की शिकायतें मिली है। तो ईमानदारी से काम करने वाली संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाए और जो लोग इसका उपयोग करके बच्चों की सेलिंग से लेके दूसरी चीजें करते हैं उन पे कठोर कानून का प्रावधान, और इस दिशा में सरकार और एनसीपीसीआर दोनों कटिबद्ध है। हमने इतनी सारी संस्थाओं को बंद कराया जो गलत काम कर रही थी, इतने सारे संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर हुई जो बच्चों के का उपयोग करके गलत दिशा में। तो चैलेंजेस जो है वो ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को अवसर देने की है, पर्याप्त फंड की है, और ईमानदारी से काम करने वाले लोग भी इस क्षेत्र में आए, सीडब्ल्यूसी में अच्छे लोग आए, किशोर न्याय बोर्ड में अच्छे लोग आए, और वो लोग बच्चों की संवेदना से काम करें। जुडिशली में भी किशोर न्याय बोर्ड का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, मजिस्ट्रेट होता है, उसको संवेदनशील होने की जरूरत है। तो ये सब दिशा में ये चैलेंज है। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है चाइल्ड फ्रेंडली मेंटेलिटी का। तो ये चैलेंज होगा और धीरे धीरे अच्छे लोग आ रहे हैं, और सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो मेरे को लगता है कि बहुत सही दिशा में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय स्मृति ईरानी जी, क्योंकि ये 5 सालों में ही जो अंतर दिख रहा है, अब लोग गंभीर हुए कि बहुत गलत ढंग से आप बच्चों को ट्रीट नहीं करेंगे, गलत होम नहीं चलाएंगे, बच्चों की सेलिंग नहीं करेंगे, बच्चों को बेचेंगे नहीं। तो इस दिशा में और सबको संवेदनशील होकर काम करने की जरूरत है। नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको पर्याप्त सुरक्षा मिले। जो लोग डीसीपीओ के रूप में या जिला बाल संरक्षण इकाई के रूप में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको संवेदना मिले, संवेदना से काम करें, उनको प्रोटेक्शन मिले। मुझको लगता है कि काफी ये एक संशोधन और एक्ट दोनों एक कारगर दिशा में उपयोगी होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन जैन जी आपका, इंदेवर पांडे जी आपका, मेरे साथ इस चर्चा में देश देशांतर में जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो ऑडिट कराया उसमें एक भी बाल कल्याण संस्था ऐसी नहीं मिली जो पूरी तरह से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप हो। कई संस्थाएं ज्यादा फंड भी हासिल कर रही थी जिसमें फॉरेन फंडिंग भी शामिल है, जबकि इनमें बच्चों की जो हालत देखी गई वो बेहद खराब हाल में रह रहे थे। गोद लेने के लिए मामले लंबे समय तक अटके रहते रहे हैं। ऐसा लगा जैसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए बच्चों का पुनर्वास प्राथमिकता नहीं बल्कि बच्चों को कथित तौर पर फंड प्राप्त करने के लिए ऐसे संस्थानों में रखा जाता है। ऐसे में अब जेजे एक्ट में संशोधन को संसद की मंजूरी मिलना एक सराहनीय कदम माना जा रहा है, लेकिन बाल संरक्षण के लिए मौजूदा कानूनों का कड़ाई से अनुपालन, ऑडिटिंग और कड़ी निगरानी की जरूरत है, क्योंकि कोई भी कानून बिना सही जमीनी कार्यान्वयन के यानी इंप्लीमेंटेशन के अपनी सार्थकता खो देता है। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।